नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज 6 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 6 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस भी मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और देखिए दोस्तों आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। ठीक है दोस्तों, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। और दोस्तों मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों बात करें हम मिट्टी की, तो हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो जलोढ़ या कछारी मिट्टी, एक मिश्रित मिट्टी, एक लाल पीली मिट्टी और एक लिटेराइट मिट्टी। ये 4 मिट्टी होगी। और एक पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी भी 3 प्रकार की पाई जाती है। एक तो साधारण काली मिट्टी, एक गहरी काली मिट्टी और एक छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और देखिए दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो गहरी काली मिट्टी है ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जा रही है ना। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और ये नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया है, तो यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, एक बार एमपीपीएससी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये किस मृदा को जाना जाता है? काली मृदा, यानी काली मिट्टी को जाना जाता है कपास मृदा के नाम से। और एक एमपीएसआई का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता है। क्षेत्र याद रखिएगा। देखिए घाटी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे दोस्तों? मुरैना, भिंड, श्योपुर। ठीक है, और दोस्तों ये है बुंदेलखंड का पठार और ये है रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और ये है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और ये नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये मालवा का पठार हो गया। तो मालवा के पठार में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों ये सतपुड़ा घाटी का पर्वत क्षेत्र है, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देख ही रहे होगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। वो देखिए दोस्तों 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस या मृदा दिवस मनाया जाता है और इसका अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अभियान कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडायवर्सिटी का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 5 दिसंबर की तारीख का चयन थाईलैंड के राजा दिवंगत HM राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के आधिकारिक जन्मदिवस को चिन्हित करने के लिए किया गया है, जो इस पहल के मुख्य समर्थकों में से एक थे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 2013 में मृदा दिवस का समर्थन किया और 68वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके आधिकारिक रूप से अपनाने का अनुरोध किया गया। और दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों पहला विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया था? 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब खाद्य और कृषि संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? रोम इटली की राजधानी है। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अभी प्रमुख कौन है? तो क्यू डोंग्यू इसके प्रमुख हैं। FAO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए दोस्तों जस्ट इसके 8 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई थी। और इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इसमें सदस्य कंट्री कितनी दोस्तों? 193 है। और 193वां देश कौन सा है? दक्षिण सूडान है, जो कि सूडान से अलग होकर बना था। दोस्तों हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। तो मृदा विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष कौन है? तकाशी कोसाकी है, जो कि जापान से है। मृदा विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1924 में हुई थी। मृदा विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं
और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों कल जो हमारा क्विज हुआ था 106वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो संदीप शर्मा की आई है, सेकेंड रैंक शुभम सूर्यवंशी की आई है और जो थर्ड रैंक है वो हमेश की आई। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों जिसने भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर का जो जनवरी से दिसंबर तक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो देख सकते हो, उसकी लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा जिले को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो यह है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों? तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और यह है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है। किस जिले से अलग होकर बना था? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, कब बना था? 2018 में बना था। इसके पहले कौन सा जिला बना था? आगर मालवा बना था। कब बना था? 2013 में बना था। ये हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला है और ये शाजापुर से अलग होकर बना था। ठीक है दोस्तों, और अभी देखिए हमारे मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर जाती है? 14 जिलों से होकर जाती है। ठीक है, तो ये अभी आगर मालवा से होकर जाती है, शाजापुर से होकर नहीं जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल, तो ये भी याद रखिएगा 11,815 वर्ग किलोमीटर है। कि दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पातालकोट है जो किस तहसील में आता है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया तहसील में आता है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया तहसील में ही पातालकोट है और ये भारिया जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। अच्छा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये किस नदी पर किया जाता है दोस्तों? जाम नदी पर किया जाता है। ठीक है, गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाम नदी पर किया जाता है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 मुख्य जलप्रपात है, उनका नाम भी याद रखिएगा, कुकड़ी खापा जलप्रपात और लीलाही जलप्रपात। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 मुख्य जलप्रपात, एक कुकड़ी खापा जलप्रपात है और एक लीलाही जलप्रपात है। तो मसाला पार्क भी कहाँ पर है? तो वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम बात करें पेसा की फुल फॉर्म क्या होती है? द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल। पंचायत उपबंध यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक है और ये भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह समिति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सके। और इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया दोस्तों, और दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति पर लागू कर दिया गया। और इसका मूल उद्देश्य दोस्तों यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाए जिसका उल्लंघन करने की जो शक्ति है वो राज्य के पास न हो। दोस्तों वर्तमान में 10 राज्यों ने पेसा एक्ट लागू कर दिया है। कौन कौन से? एक तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर वर्ष 4 दिसंबर को जननायक टाटिया मामा के बलिदान दिवस पर मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो ये पाताल पानी में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाताल पानी में। और दोस्तों पाताल पानी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू तहसील में आता है। दोस्तों जननायक टाटिया मामा का जन्म किस गांव में हुआ था? विरी गांव में हुआ था। विरी गांव किस तहसील में आता है? तो ये पंधामा तहसील में आता है। और पंधामा तहसील किस जिले में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसे पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है। और दोस्तों पातालकोट किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और गोड़ा डोंगरी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो 1930 में गोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस क्षेत्र में आदिवासियों ने सत्याग्रह किया था, जंगल सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आदिवासी नेता गुंजन सिंह के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया गया था। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन में मध्य प्रदेश राज्य सप्ताह का आयोजन कब से कब तक चलेगा दोस्तों?
तो ये चल रहा है 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। कहां पर दोस्तों? दुबई में। दुबई कहां पर है? वो UAE में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। और दोस्तों ये एक गल्फ कंट्री है। तो एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन में मध्य प्रदेश राज्य सप्ताह 3 से 9 दिसंबर का आयोजन कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश ने पर्यटन, IT, ITES, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, FMCG और ऑटो जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों के साथ अपने व्यापार आकर्षण का प्रदर्शन किया है। और मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, कहां पर? दुबई में। प्रतिनिधियों ने वार्षिक निवेश बैठक UAE सरकार, जो कि UAE की अर्थव्यवस्था मंत्रालय की एक पहल है, तो इसके प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। और यह प्रत्यक्ष निवेशी निवेश यानी FDI के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है। दुबई में प्रसिद्ध चिकित्सा पेशेवर में से एक फ्रेंड्स ऑफ MP के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर प्रबोध धाकड़ ने एक समर्पित हार्ट केयर सेंटर स्थापित करने के लिए निवेश करने की इच्छा व्यक्त भी की है। और यह है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के नेतृत्व में गया है। हाल ही में किस जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है? तो ये सागर जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। तो देखिए, राज्य शासन के द्वारा सागर जिले की तहसील मालथौन की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है। और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत 7 ग्राम पंचायतों के 22 ग्राम को मिलाकर बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है। दोस्तों, नगरपालिका अधिनियम 1956 लागू होने के बाद मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 पारित हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम आया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये लागू हुआ था। देखिएगा, पंचायती राज अधिनियम 1981 में आया था। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 रखा गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 93 रखा गया। और यह मध्य प्रदेश में लागू कब हुआ था? 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, तो हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के भी रूप में मनाते हैं। तो विधिवत पंचायती राज प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MV लोहानी थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये बसंत प्रताप सिंह हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्राम स्वराज की स्थापना की थी। कब की थी? 26 जनवरी 2001 को। और देखिए दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो वो 6 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कब तक होगा? 16 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। और दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज हेतु स्थानीय स्वशासन के लिए सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी। ठीक है, और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये कपिल देव मिश्रा इसके वाइस चांसलर है। और चांसलर कौन होंगे? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल इसके चांसलर होंगे। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था। और ये कहां पर है दोस्तों? सागर में है। इसे पहले सागर यूनिवर्सिटी कहा जाता था। और 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 2008 में दोस्तों इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2008 में। और दोस्तों अभी इसके वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता इसकी वाइस चांसलर है। और चांसलर कौन है दोस्तों? बलवंत शांतिलाल जानी इसके चांसलर हैं। दोस्तों बात करें हम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी।
ठीक है। वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर रेणु जैन है। और इसके चांसलर कौन है? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी मंगू भाई पटेल इसके चांसलर है, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। बात करें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी। और इसके अभी वाइस चांसलर जो है आरजे राव है, कौन हो जाएंगे? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी श्री मंगू भाई पटेल। तो देखिए, जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश होते हैं। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, तो इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो वाइस चांसलर होते हैं, जो कुलपति होते हैं, उनका नाम कुलाधिपति कर दिया जाएगा। ठीक है। इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल की ओर से इनोवेशन की श्रेणी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। और देश भर के विश्वविद्यालयों की जारी रिपोर्ट में परंपरागत विश्वविद्यालयों में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इनोवेशन की श्रेणी में सेंट्रल रीजन जोन में 3 स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है। और इस श्रेणी में विश्वविद्यालय का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है दोस्तों। काउंसिल की ओर से सबसे न्यूनतम 1 स्टार और सबसे अधिक 4 स्टार संस्थानों को दिया गया है। और दूसरे स्थान पर इंदौर की देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, जिसे 1 स्टार दिया गया है। इस क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा प्रकाशित हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर राष्ट्रीय स्मारक का विमोचन किसने किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा प्रकाशित हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर राष्ट्रीय स्मारिका का विमोचन किया है। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो दोस्तों, किस जिले में है? बालाघाट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट। ठीक है। और बालाघाट की लोकेशन कहां पर है? तो ये रही बालाघाट की लोकेशन। ठीक है। और यहाँ पर मतलब लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1021 महिलाएं। ठीक है। और अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो जिला कौन सा है? भिंड है। ठीक है। यहाँ पर 1000 पुरुष पर मात्र कितनी? 837 महिलाएं हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? बालाघाट। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? तो ये भिंड। अब बात करते हैं हम कौन सी? साक्षरता की। ठीक है। साक्षरता की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला है? तो यह है जबलपुर। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर लोग मतलब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है। तो उनकी लोकेशन कहाँ पर है? तो ये रही जबलपुर की लोकेशन। ठीक है, ये जबलपुर हो गया। और यहाँ पर सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है। और सबसे कम मतलब यहाँ पर 81% है यहाँ की साक्षरता। ठीक है। पढ़े लिखे लोग की 81% है साक्षरता। और सबसे कम कहाँ की है? तो ये है अलीराजपुर की। ठीक है। तो अलीराजपुर कहाँ है? उसी के साइड में है अलीराजपुर, इस साइड है अलीराजपुर। ठीक है। ये रहा अलीराजपुर। तो यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे साक्षर जिला कौन सा हो गया? जबलपुर। और सबसे कम साक्षर जिला हो गया अलीराजपुर। ठीक है। अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ 36% है मात्र साक्षरता दर। ठीक है। और जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर कितने परसेंट है? तो ये है जबलपुर में 81%। ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम पुरुषों की बात करें कि पुरुषों में सबसे साक्षर लोग कहाँ पर रहते हैं, तो वो भी जबलपुर में रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले तो ये भी क्या है? अलीराजपुर ही है। ठीक है। तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक महिला की बात करें कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षर कहाँ पे है, तो ये है हमारे भोपाल में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं रहती है। ठीक है। और यहाँ न्यूनतम की बात करें तो ये भी हो गया अलीराजपुर। मतलब सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर। ठीक है। महिलाओं में बोल लो, पुरुषों में बोल लो, या तो प्रतिशत के हिसाब से दोनों में बोल लो, तो ये अलीराजपुर होगा। और बात करें यहाँ पे कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो ये हो गया जबलपुर। और पुरुषों में भी हो गया जबलपुर। ठीक है। और महिला की बात आती है तो ये भोपाल। दोस्तों, कल कुछ एमपीपीएससी प्री 2020 के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दोस्तों कौन रहे हैं? तो ये रहे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा या श्यामचरण शुक्ल। तो दोस्तों दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा दोस्तों ये अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा में
नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1 फरवरी 1994 को किया गया था। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? NB लोहानी थे। और उन्हें दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त तो यह है बसंत प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है दोस्तों? तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो यह महाकाल नगरी उज्जैन में संपन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये अरविंद पनगड़िया थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और दोस्तों नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर जी थे। और नीति आयोग के अभी CEO कौन है? तो ये अमिताभ कांत है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो ये राज्यपाल शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इनके नामों की सिफारिश करने वाली समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। हमारा राष्ट्रीय खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट कर दिया गया था? तो ये किस म्यांमार में कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो ये लुसाने में है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता है दोस्तों? तो ये कर्नम मल्लेश्वरी ने जीता है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है दोस्तों? यानी कोचेस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार, जो कि 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार जो है ये भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये हमारे देश में जो सर्वोच्च कोचेस रहते हैं तो उनको प्रदान किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार, और देश की बात आए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किस कवि ने और राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों? तो ये धनपाल ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? काकनाम था। और टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो देखिए MPPSC की आंसर शीट के हिसाब से टंडरा दिया है इन्होंने, वैसे वास्तविक नाम इनका टाटिया था। ठीक है, और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो देखिए इनका सही क्रम है, सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, उसके बाद है निधन संबंधी उल्लेख। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था दोस्तों, 15% या 20%। तो इसका आंसर क्या हो गया था? 20% हुआ था। देखिए वैसे बुक में आप देखोगे तो 17.82% लिखा है। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट में। तो अभी सागौन के वृक्षों में वृद्धि हुई है दोस्तों। तो ये लगभग इसमें 20% इसका सही आंसर था। बेतवा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी किस से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। इसमें केन नदी भी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, और एक मान नदी है वो भी विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो दोस्तों कौन नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति SK
झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? ये 243 न 1 में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है दोस्तों? तो ये उत्तरी भाग में, ठीक है। भिंड, ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, उस ओर अधिक तापांतर होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है दोस्तों। हमारा दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। और उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? मुरैना है, ठीक से याद रख लीजिएगा इसको। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किधर से किधर की ओर बढ़ेगा? तो बुरहानपुर से मुरैना की ओर बढ़ेगा। प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 16-17 के लिए है 34.14। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये तो सबको ही पता है, हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ डायमंड से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो दोस्तों ये है यमुना बेसिन से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का या बाजरा, ठीक है। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।